आज का मेडिसिन में पहला लेक्चर है, पहला टॉपिक है मेटाबॉलिक एंड डिफिशियंसी डिसीज़, जिसमें से डिफिशियंसी डिसीज़ इज़ हाइपोफॉस्फेटेमिया या पीपीएच। पीपीएच मीन्स पोस्ट पार्शरेंट हीमोग्लोबिनूरिया, और कभी कभी इसी को पीपीएच को ही कहते हैं पेरी पार्शरेंट हीमोग्लोबिनूरिया। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल हीमोग्लोबिनूरिया, इसी को कहते हैं रेड यूरिन, क्योंकि जिसमें यूरिन जो है वो रेड इन कलर हो जाती है। रेड इन कलर के कारण इसे कहते हैं रेड वाटर डिसीज़। और इसी को कहते हैं लहू। लहू मीन्स होता है ब्लड, और मूतना मीन्स एज अ टॉयलेट करना। ठीक है, तो ये इसके सारे सिनोनिम्स हैं। ठीक है, अब इसके डिफरेंट कॉज क्या क्या हो सकते हैं, लाइक फॉस्फेट की कमी या फिर फॉस्फेट की डिफिशियंसी क्यों क्यों हो सकती है। पहला हो सकता है कि एक्सेस में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया हो, मतलब कि जो अपने पास कैल्शियम और फॉस्फोरस का रेशियो होता है वो होता है अप्रॉक्स 2:1। ये अपन ने न्यूट्रिशन में भी पढ़ा था। तो जो कैल्शियम का लेवल है वो ज़्यादा बढ़ गया है, वो क्या करता है कि मैग्नीशियम सॉरी फॉस्फेट का जो एब्जॉर्प्शन है उसको कहीं ना कहीं अल्टर करता है। दूसरा होता है कि कॉपर की डिफिशियंसी हो गई है। कॉपर क्या हो गया है, डिफिशियंट हो गया है, मतलब जो भी हम डाइट ले रहे हैं उसमें कॉपर डिफिशियंट डाइट ले रहे हैं, मतलब कॉपर की डिफिशियंसी है। कुछ यही क्या होते हैं, एक तरह से डाइटरी फैक्टर्स होते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहला पढ़ा कि इनऑर्गेनिक, पहला हम यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। पहला देखा कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की जो नॉर्मल वैल्यू क्या क्या होती है। दूसरा पढ़ा कि कैल्शियम जो है वो डाइट में ज़्यादा हो जाए, या फिर क्या हो जाए कि कॉपर की डिफिशियंसी हो जाए। ठीक है, कॉपर की क्या हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए। और डाइटरी फैक्टर्स मीन्स कैल्शियम और आयरन जो होते हैं, जैसे कि थर्ड एक होता है डाइटरी फैक्टर्स। डाइटरी फैक्टर्स क्या होते हैं, डाइटरी फैक्टर्स वो होते हैं जो एक्सेस में हमने ग्राम ले लिया, खा लिया, ग्राम खा लिया। और क्या खा लिया, मसूर की दाल खा ली, या मसूर के क्रॉप खा ली, कुछ भी ऐसा जिसमें क्या होता है, जो कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो ये रेशियो होता है ना, जब अपन डाइटरी फैक्टर की बात करते हैं, जैसे मसूर की दाल खा ली, उसमें जो कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो नॉर्मल रेशियो होता है 2:1, वो क्या होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जैसे ही ये डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, पीपीएच। ठीक है, डन। देन बात करते हैं कि मेटाबॉलिक कॉज कौन कौन से होते हैं। तो प्रोडक्शन स्ट्रेस हो जाता है, जब भी कोई एनिमल जब लैक्टेशनल फेज में होता है, उसे ऑलरेडी लैक्टेशन का स्ट्रेस होता है, तो यही कह रहे हैं प्रोडक्शन स्ट्रेस, जो कि 3rd से 6th लैक्टेशनल स्टेज पे होता है। ठीक है, मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट सडनली चेंज होती है, क्योंकि वो उस समय क्या हो रहा होता है, कहीं ना कहीं लैक्टेशन हो रहा होता है ड्यू टू द एक्सेस ड्रेन ऑफ फॉस्फोरस। देन मेन इंपॉर्टेंट इज अ सॉयल प्लांट रिलेशनशिप, मीन्स कि अगर किसी भी चीज़ की डिफिशियंसी या एक्सेस है सॉयल में, वो प्लांट में भी कहीं ना कहीं सॉइल के कारण आ जाएगा। तो अगर माना कि फॉस्फोरस की डिफिशियंसी थी ऑलरेडी सॉइल में, तो जो प्लांट भी बढ़ रहा है उसमें भी फॉस्फोरस की डिफिशियंसी होगी। और अगर उसी पोर्शन में उसी क्रॉप को अपन एनिमल को खिलाएंगे, तो प्लांट में डिफिशियंसी के कारण एनिमल में भी फॉस्फोरस की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। तो एट द एंड कंक्लूजन क्या है, या तो आयरन और एल्यूमिनियम का एक्सेस अमाउंट में फीडिंग होना, या फिर कॉपर की डिफिशियंसी होना इन डाइट। ओके, तो ये सारे एक तरह के कॉज हैं, मेटाबॉलिक कॉज हैं, जो कि पीपीएच के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद अपन पढ़ते हैं इसकी पैथोजेनेसिस। ओके, तो नाउ वी डिस्कस अबाउट पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस मीन्स कि जब भी किसी भी एनिमल के डाइट में फॉस्फोरस की डिफिशियंसी है। डिफिशियंसी कैसे है कि डाइट खाने में ही नहीं खा पा रहे, डाइट डिफिशियंसी। या फिर हो सकता है कि लैक्टेशनल स्टेज जब चल रही थी 3rd to 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, उस टाइम पे भी फॉस्फोरस जो होता है वो ड्रेन आउट हो जाता है। इस कारण से हाइपोफॉस्फेटेमिया कॉज होता है। अब जैसे ही हाइपोफॉस्फेटेमिया होता है, तो जो आरबीसी में ग्लाइकोलाइसिस चलती है, नॉर्मल साइकिल, वो भी डिक्रीज हो जाती है। ग्लाइकोलाइसिस ना होने के कारण एटीपी सिंथेसिस भी सही से नहीं हो पा रहा है, एटीपी प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। जैसे ही एटीपी प्रोडक्शन कम होता है, तो जो भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मैकेनिज्म होती है आरबीसी की, वो भी अल्टर हो जाती है। ओके, ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट क्लिनिकल फाइंडिंग। क्लिनिकल फाइंडिंग बेसिकली एनिमल को फॉस्फोरस की डिफिशियंसी से क्या क्या देखने को मिलता है इन पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया। द सिम्टम्स विल बी कॉमन आफ्टर फ्यू डेज पार्चुरेशन, आफ्टर मीन्स विद इन 1 to 2 weeks मैक्सिमम, तब से ही पता चल जाएगा कि हाँ इसको फॉस्फोरस की डिफिशियंसी है। बेसिकली क्या होगा, पहले तो इनिशियल स्टेज में रेड कलर में यूरिन होगा। वेट, ये कैसे इनिशियल स्टेज है। आफ्टर लेटर कॉफ़ी कलर यूरिन होगा, और जब कंडीशन बहुत बुरी हो जाएगी तब यूरिन
ब्लैकिश कलर हो जाएगा, ब्लैक, डार्क ब्लैक कलर में यूरिन जाएगा। और 3 to 4 डेज़ के अंदर अंदर जो होगा, जो तब उस समय एपेटाइट क्या होता है, खाना, भूख लगना ना, तो एपेटाइट पहले तो नॉर्मल होगी और उसके कुछ टाइम बाद जो है तो एपेटाइट कम हो जाएगी, एनोरेक्सिया हो जाएगा एनिमल को, और स्कैंटी फीसिस और कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद धीरे धीरे जॉइंटिस भी प्रॉब्लम आने लग जाएगी, जॉइंटिस की येलोइश डिस्कलरेशन हो जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन में, कंजक्टिवा में। और ओके, अभी अपन वाइटल पैरामीटर्स की बात करते हैं कि कुछ वाइटल पैरामीटर्स कैसे क्या होंगे। ओके, वाइटल पैरामीटर्स के अंदर पहला आता है हार्ट रेट, पल्स रेट, रिस्पिरेटरी रेट। ये सब कैसे होंगे। टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, रूमिनल मोटिलिटी, मोटिलिटी कैसी होगी, मोटिलिटी कैसी होगी। ओके, तो इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है ना, मतलब हार्ट रेट और पल्स रेट, रिस्पिरेटरी रेट, ये सब कैसे होंगे, नॉर्मल। टेम्परेचर कैसा होगा, बिल्कुल बढ़ा हुआ नहीं होगा, मतलब अंडर नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज में टेम्परेचर भी होगा। ओके, और रूमिनल मोटिलिटी के केस में क्या होगा, बेसिक नॉर्मली कितनी होती है, नॉर्मली होती है 2 टाइम इन 3 मिनट। ओके, कि 3 मिनट में 2 बार, ये नॉर्मल होता है। बट इन केस ऑफ पीपीएच रूमिनल मोटिलिटी विल बी डिक्रीज। क्यों, क्योंकि एटीपी प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है, एटीपी प्रोडक्शन एनर्जी ना मिलने के कारण रूमिनल मोटिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, एनिमल को रिकम्बेंसी देखने को मिलेगी, रिकम्बेंसी डेवलप हो जाएगी एनिमल में। और क्या होगा, कुछ इसके एक टाइम बाद यही सेकेंडरी कॉज क्या हो जाएगा, कीटोसिस। कीटोसिस को किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कीटोसिस क्या है, बट ये सेकेंडरी कॉज हो सकता है पीपीएच का। ओके, इसके जस्ट बाद अपन पढ़ते हैं डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ये दो अलग से और टॉपिक बचे हैं। नाउ आवर न्यू टॉपिक इज डायग्नोसिस। ओके, लास्ट 2 ही टॉपिक बचे हैं, एक बचा है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यहीं पे दोनों लिखने की कोशिश करते हैं। ओके, ट्रीटमेंट। अब डायग्नोसिस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होती है, कि किन किन डिसीज़ों के साथ इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। तो डायग्नोसिस से पहले एक बार डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखें। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सबसे पहले आते हैं बवेशिया। अच्छा, बवेशिया क्यों, क्योंकि जैसे सिम्टम्स बवेशिया में दिख रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स हमें पीपीएच में भी दिखते हैं। बट क्या नहीं दिखता है, इस केस में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इस केस में कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, जबकि ये चीज़ हमने देखी पीपीएच में हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ऐसे डायग्नोज कर सकते हैं। और बवेशिया जो है वो टिक 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 बॉर्न डिसीज़ है, तो अगर टिक भी नहीं मिल रही है, इसके लिए टिक एज अ कैरियर, एज अ वैक्टर ज़रूरी है। उसमें कोई पीपीएच में टिक की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट होता है कॉपर पॉइजनिंग हो सकती है, कॉपर पॉइजनिंग हो सकता है कि कॉपर पॉइजनिंग का केस हो, उसमें भी कुछ कुछ सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। बैक्टीरियल डिसीज़ लाइक एंथ्रैक्स हो सकती है, लेप्टोस्पायरा हो सकता है। मैं बोल रही हूँ, मैं लिख ज़्यादा नहीं पाऊंगी क्योंकि इसकी सी जगह है। तो एंथ्रैक्स हो गया, लेप्टोस्पायरा हो गया, और बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया के केस में भी, बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया ऐसा मान लेना कि बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया के केस में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। वायरस के केस में रिंडर पेस्ट, रिंडर पेस्ट, ओके, PESTE, ओके, रिंडर पेस्ट। और किसे डिफरेंशियल डायग्नोज कर सकते हैं, कभी कभी क्रोनिक हील हीमोग्लोबिनूरिया भी देखने को मिलता है, क्रोनिक हील हीमोग्लोबिनूरिया। और उसके बाद कोई भी ड्रग इंड्यूस करो, जैसे कि फिनोथायाजीन जो होता है, कोई भी ड्रग इंड्यूस किया, ड्रग इंड्यूस कौन सा, फिनोथायाजीन, फिनोथायाजीन, इस केस में भी कुछ सिम्टम ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि कंफ्यूज करते हैं पीपीएच से। ठीक है, और भी बहुत सी है, लाइक मेटाबॉलिक कीटोसिस, अपन ने बीच में वहाँ पे बात भी की थी, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, मेटाबॉलिक कीटोसिस। ओके, तो ये हो गई डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए। अब डायग्नोस इनके कैसे करना है, तो डायग्नोस करने के लिए एक तो नॉर्मल प्रोसीजर है कि लाइक वाइटल पैरामीटर्स, अब यहाँ से ट्रीटमेंट हटा देते हैं, वो तो बाद में ही करेंगे। अब पहले तो डायग्नोस करने के लिए क्या करें, पहले तो उनके वाइटल पैरामीटर्स देख लो।
वाइटल पैरामीटर्स मतलब टेम्परेचर देख लो, हार्ट रेट देख लो, पल्स रेट देख लो। हाँ, जैसे कि बबेशिया में बात की, पल्स टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है बबेशिया के केस में, बट इस केस में तो टेम्परेचर नॉर्मल होता है। टिक्स बॉर्न डिसीज़ है, तो अगर टिक दिख रहा है तो कहीं ना कहीं बबेशिया हो सकती है, नहीं है तो कोई बात नहीं। डाइट देख लो कि उसकी कैसी है, डाइटरी मैनेजमेंट देख लो कि क्या दे रहे हैं, स्ट्रॉ दे रहे हैं, मसूर की दाल दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। कैल्शियम डाइट जिसमें कैल्शियम रिच है, एक्सेस कैल्शियम थेरेपी दे रहे हैं। उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है जिसमें कैल्शियम ज़्यादा है, या फिर आयरन ज़्यादा है, एल्यूमिनियम ज़्यादा है, कॉपर डिफिशियंसी है, तो ये केस भी हो सकता है। सॉइल देख लो वहाँ की कि सॉइल कैसी है, तो सॉइल में हो सकता है कि फॉस्फोरस डिफिशियंसी है। तो ये सब हिस्ट्री को देख करके ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। उसके बाद पीवीसी पैक्ड पीसीवी सॉरी पैक्ड सेल वॉल्यूम, हीमोग्लोबिन मतलब सीबीसी करा लें। सीबीसी जो है ब्लड काउंट कर लें, ब्लड में जो भी सेल्स हैं वहाँ पे से पीसीबी और हीमोग्लोबिन देख लें। आरबीसी के क्लम्प फाउंड होंगे, क्लम्प्स ऑफ आरबीसी, ये ब्लड में देखने को मिलेगा ना। ब्लड में जैसे यूरिन के थ्रू ब्लड आ रहा है तो उसे जब एग्जामिन करेंगे तो क्लम्प्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है उसको उसका टेस्ट करना है, मतलब करने जैसे कैसे बायोकेमिकल टेस्ट कर लें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का, कि अगर 6 mg/dl जो नॉर्मल लेवल है उससे कम है, लाइक 2.5 mg/dl है, mg/dl है, तो कहीं ना कहीं फॉस्फोरस की डिफिशियंसी है। अब से पहले एक डायग्नोसिस में चीज़ छूट गई थी कि आरबीसी में जो है, आरबीसी को जब अपन एग्जामिन करेंगे वहाँ पे हिंज बॉडी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक इज द ट्रीटमेंट। तो फॉस्फोरस क्या होता है, फॉस्फोरस की डिफिशियंसी के केस में फॉस्फोरस की थेरेपी देंगे। एसिड सोडियम फॉस्फेट, ये डबल मार्क करना यहाँ पे, एसिड सोडियम फॉस्फेट देंगे, कितना देंगे, 60 ग्राम 300 ml ऑफ वाटर। और कैसे देंगे, स्लो आईवी देंगे, ओके, वेरी स्लो आईवी देंगे। और उसी टाइम पे सेम डोज पे अपन सबकट देंगे, और जैसे ही सबकट इंजेक्शन देंगे, फर्दर सबकट इंजेक्शन एट अ 12 आवर इंटरवल फॉर 3 टाइम, ठीक है। 12 घंटे के अंदर ना बॉडी से तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, कितना करेंगे, 5 to 10 लीटर। किसके साथ करेंगे, जो भी प्रेफर्ड फ्लूइड थेरेपी है, ऐसे ही फ्लूइड थेरेपी टू प्रिवेंट हीमोग्लोबिनूरिया नेफ्रोसिस, ओके। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ओरली ड्रेंच करेंगे सोडियम एसिड फॉस्फेट से, ओके। कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिखती हूँ, ट्रीटमेंट है ना, ओरली ड्रेंच। और ओरली ड्रेंच किससे करेंगे, सोडियम एसिड फॉस्फेट से, सोडियम एसिड CO4, ठीक, सोडियम एसिड फॉस्फेट से इसे ड्रेंच आउट करेंगे। और ये कितनी बार करेंगे, BID, ओके। देन कॉपर की डिफिशियंसी हो रही थी, तो कॉपर डिफिशियंसी के केस में क्या करेंगे, कॉपर ग्लाइसिनेट, एक सेकेंड, और क्या है कि कॉपर की डिफिशियंसी हो रही थी, कॉपर डिफिशियंसी हो रही थी, तो कॉपर के केस में क्या करेंगे, ग्लाइसिनेट दे देंगे, कॉपर ग्लाइसिनेट, कॉपर ग्लाइसिनेट, ओके। और कितना दे देंगे, 500 mg, 500 एट द रेट 500 mg IV कॉपर डिफिशियंसी केस में, ओके। और एनीमिया हो रहा था, तो और क्या कर सकते हैं अपन, आयरन डेक्सट्रॉन की, आयरन डेक्सट्रॉन की अपन इंजेक्शन या बोलस फॉर्म में टैबलेट दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, लीवर टॉनिक दे सकते हैं, क्योंकि लीवर भी इफेक्ट हुआ था, लीवर टॉनिक दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन के केस में क्या करना है, MgSO4 100 to 200 सॉरी 100 to 200 ग्राम अलॉन्ग विद वाटर, अकेला नहीं देना है, वाटर के साथ देना है, ठीक है।